पिछले क्लास में हम लोग निकाल रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क, राइट। कोई एक यूनिफॉर्म आर्क है जिसका एंगल सेंटर पे अल्फा है और जिसका रेडियस आर है, और मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से है, तो उसका एक सेंटर ऑफ मास कितना आया था रोशन कुमार? कितना? पक्का? आर साइन अल्फा बाई अल्फा। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका लिमिट था आर साइन थीटा अल्फा 1 से अल्फा 2, जीरो से थीटा लिए थे, अल्फा लिए थे, बट एक्चुअल लिमिट इज व्हाट? अल्फा 1 से अल्फा 2, राइट। बजा कभी भी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी हो नहीं सकता है, हो जाएगा, जिसमें अल्फा 1 से क्या रहेगा। तो आपका मेन फार्मूला जो शॉर्ट नोट्स में है बर्निल, उसको याद करना है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए क्या बोला था फार्मूला? जनरलाइज लिमिट टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर, अल्फा 1 से अल्फा 2, याद रहेगा। ओके, और बाई सेंटर ऑफ मास कितना था? आर, जहाँ तक मुझे याद है 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, और मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया था तो मिला था tan बीटा, और tan बीटा इक्वल टू कितना आ गया था? अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2। तो वहाँ से मैंने कंक्लूड किया था कि बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा बाई 2। और वहाँ से फर्दर कंक्लूजन कि कोई भी यूनिफॉर्म मास का आर्क रहेगा, यूनिफॉर्मली आर्क रहेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उस वो आर्क सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका एंगल वाई सेक्टर पे रहेगा, राइट। लेकिन आर्क से बियॉन्ड जाएगा या विद इन द आर्क रहेगा? विद इन द आर्क रहेगा। इस बात को याद रखिएगा, एग्री। चलिए, देखिए दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। बजा अब आप अल्फा को चेंज करते रहिए। अल्फा को क्या नाम है आपका? अनुभव। तो क्लास के बाद मिल लीजिएगा, हो सकता है मेरे मोटिवेट करने से और गाइड करने से तो आपका तो और भी बढ़िया करियर हो जाए। बाकी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में आप 5 मंथ 6 मंथ 8 मंथ जो कोरोना का टाइम था उससे चीज़ों को जज मत कीजिए। आप इतना दिन सिस्टम पे ट्रस्ट किए तो थोड़ा मेरे बोलने से मेरे साथ 1 साल रहिए और मेरे अकॉर्डिंग काम कीजिए, ठीक है। बहुत कैटलिस्ट, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट इज दैट कैटलिस्ट बहुत ऑनेस्ट सिस्टम है। पूरे गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा क्लास देता हूँ कैटलिस्ट में, कम नहीं। मतलब मैं इस बात के लिए थोड़ा ज़्यादा बदनाम हूँ कि मैं क्लास ज़्यादा लगाता हूँ। ये होता है ना क्लास कम के लिए, बोले ऑन एवरेज पूरे साल कितना क्लास चलेगा? केमिस्ट्री का तो आपका रूटीन में ही 4 क्लास है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, वो तो एक्स्ट्रा ही हो गया। मतलब इतना क्लास एक्चुअल आपको चाहिए। इससे कम कोई क्लास लगाता है या कोई टीचर देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस इज सो वास्ट। अगर वो इस लेवल का पढ़ाना चाहते हैं तो, जहाँ तक बोर्ड का है, अगर बोलिएगा सर आप बोर्ड का पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, तो बोर्ड का भाई मैं 3 महीना में 2 बार कवर कर दूंगा। आई हैव द कैपेबिलिटी गट्स कि NCERT 3 मंथ में 2 बार कवर कर सकता हूँ, और वो दोनों साल का, 1 साल का नहीं। बट अगर IIT JEE लेवल का पढ़ाना रहेगा तो नहीं हो पाएगा। मतलब बढ़िया से केमिस्ट्री का सिखा कर भेजना है या फिजिक्स सिखा कर भेजना है, इट टेक्स टाइम। हर एग्जाम्पल पे आपको रुकना पड़ेगा। एनीवे, तो अल्फ़ा को कितना तरीके से चेंज कर सकते हैं सर? इनफाइनाइट तरीका। अल्फ़ा 30 डिग्री भी हो सकता है, जो हम लोग एंगल का वैल्यू जानते हैं, 45 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, राइट, 135 भी हो सकता है, फिर 180 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, और 360 भी हो सकता है, राइट। तो उतना याद करने का रिक्वायरमेंट है या इस फार्मूला को याद करने से काम चल जाएगा? इस फार्मूला को याद कीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन पिछले क्लास में आप लोग को एक हिंट दिए थे कि ये जो फार्मूला है वो किसके लिए है? दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर व्हाट? व्हेन लैम्डा इज कीपिंग कांस्टेंट। अगर लैम्डा वेरिएबल रहेगा तो फार्मूला काम करेगा या फिर से निकालना पड़ेगा? तब प्रॉब्लम बनाने का तरीका देखिए, डेरिवेशन मैंने क्या किया, राइट। अब यहाँ देखिएगा, मोबाइल को साइलेंट पे करके रखिए।
इसका सेंटर ऑफ, इसका अगर रेडियस r है और ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा और y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास इसके एंगल बाइसेक्टर पर रहेगा, तो इसका तो अल्फा 180 हो गया, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो बाई एक्सिस पर रहेगा, तो एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0। ये तो उस कॉन्सेप्ट से आपने बता दिया, बट इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तब भी तो 0 हो जाएगा। साइन 180 कितना? 0। तो जो आपने कंक्लूजन लिया और जो फार्मूला बता रहा है डिफरेंट है या सेम है? सेम है। व्हाट अबाउट वाई सेंटर ऑफ मास? यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू। वाई सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा? r इंटू 1 माइनस कॉस, बोलिए 180 और डिवाइड बाई, अब 180 मत बोलिएगा, 180 या पाई, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू है, हट जाइए, 2r बाई पाई। ओके, एग्जाम में डिराइव करने का टाइम नहीं रहेगा। इस वैल्यू को आज के बाद रट जाना है। सेमी सर्कुलर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? उसके 90 डिग्री पे। कहाँ पे रहेगा? एंगल बाइसेक्टर पे। और वो उसका सेंटर ऑफ मास से उस लाइन पे कितना डिस्टेंस पे रहेगा? उसका सॉरी सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? 2r बाई पाई। प्लीज इसको रट जाइए। चलिए स्टूडेंट, इसका कहाँ पे होगा? ये तो पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास सर इस लाइन पे रहेगा, नहीं? कौन सा लाइन पे? यहाँ से यहाँ तक का एंगल 270 है, उसका आधा कीजिए, हाफ 135, तो इसी लाइन पे कहीं पे रहेगा, लेकिन इससे बाहर रहेगा या इसके अंदर रहेगा? अंदर रहेगा। तो वैल्यू क्या रहेगा? एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना वैल्यू है? r साइन 270, राइट, और डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा? 2r बाई 3 पाई। और बाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा? बोलिए, r इंटू 1 माइनस कॉस 270। कैलकुलेशन बहुत फास्ट रखना पड़ेगा। 3 पाई बाई 2, ओ सॉरी माइनस, ये तो -1 रहेगा ना। ओके, ये वैल्यू कितना रहेगा? तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 2r बाई 3 पाई। और ये तो पता है ना कि ये r से बड़ा नहीं रहेगा, अंदर ही रहेगा। इसका और होना भी चाहिए था। इसका सेंटर ऑफ मास सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा और एक्स कोऑर्डिनेट वही तो आया भी है, राइट। और इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकाल पाएंगे? कौन सा फार्मूला सर? डिस्टेंस फार्मूला से √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। पिछले क्लास में प्रूफ करके दिखा दिए थे कि इसका डिस्टेंस r से ज़्यादा आता है या कम आता है? कम आता है। ओके, किसी का ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग को बिहू का एक आध दिन छुट्टी चाहिए। कौन सा बिहू है? 3 है ना? ये रंगोली है या खाने वाला है?
नहीं खाने वाला नहीं, रंगोली बिहू है। खाने वाला तो जनवरी में था, दिसंबर में, ठंडे के मौसम में, जिसमें हम लोग डक वगैरह खाते हैं। उसका नाम क्या था, कौन सा बिहू? बेस भोगाली बिहू, खाने वाला। और ये है रंगोली बिहू, तब रंग बोला उसी का एक ही बात है। और एक है कंगाली बिहू, जब सब कुछ धान वगैरह ख़त्म हो गया, किसान का कुछ नहीं है, 3 बिहू। देखिए आसाम में है तो इतना तो मेन थीम समझ में आ गया ना। अब इसीलिए मैं कुछ असमी लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ। आप लोग हंसना स्टार्ट करते हैं तो मैं बोलना छोड़ देता हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मेरा एकदम दिली ख्वाहिश है कि क्लास में इन करें और असमी लैंग्वेज पढ़ाना स्टार्ट करें, भला से इस तरीके से बोलते हुए। लेकिन जैसे ही कुछ बोलते हैं तो उधर से एकदम बिल्कुल ऐसे हंसना स्टार्ट करते, अच्छा क्या बोल दिए तो मैं बोलना ही छोड़ देता हूँ। एनीवे, तो चलिए आप लोग का इतना मन है तो एक दिन का छुट्टी लगाऊंगा, मेन दिन 14 है ना, जो भी दिन रहेगा एक दिन छुट्टी लगेगा, ठीक है? एक दिन चाहिए या 2 दिन? अच्छा, नहीं, एक दिन का श्योर हूँ, एक दिन तो पक्का मिलेगा, इस बात का मैं गारंटी दे सकता हूँ। सेकेंड डे का मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ। एनीवे, चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसीलिए मैं कोई जिक्र नहीं करता हूँ, छुट्टी भी नहीं लगाता हूँ। थोड़ा अगर ढील दे दिए तो सब लोग अच्छा सर 2 दिन बोल रहे हैं, 3 दिन लगा दो। इसी बात पे एक नया बात सीखते हैं। यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू के बाद मैं क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट करूँगा फिजिक्स का, ठीक है? वीक में 2 क्लास फिजिक्स का 12th का रहेगा और 2 क्लास फिजिक्स का 11th का रहेगा। अभी बिहू से पहले तक सारा क्लास 11th का रहेगा, ओके? एनीवे, स्टूडेंट, ए है रिजिड बॉडी। कौन सा बॉडी? कहीं पे रख दीजिए, रिजिड बॉडी। तो सपोज कीजिए कि किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी आज का एनीवन जो आज का फर्स्ट क्लास जो कर रहे हैं, कोई हैं जो एकदम बिल्कुल जिनका फर्स्ट क्लास है? अच्छा, आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से कैरी ऑन कीजिए, ठीक है? तो कोई भी वैसा रिजिड बॉडी, तो किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल होता है। क्या होता है? एक पार्टिकल। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 2 रिजिड बॉडी है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, ओके? और ये है रिजिड बॉडी, इसका मास क्या है? m1 और इसका मास है m2। और इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r1 है। कहाँ है? इस पूरे रिजिड बॉडी का। तो सर ये रिजिड बॉडी क्या रहेगा? स्टूडेंट, ये रिजिड बॉडी रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई एक हाइपोथेटिकल रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1। और एक मेरा रिजिड बॉडी है जिसका मास m2 है और उसके सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में है मेरा पोजीशन वेक्टर r2। अब मेरे क्वेश्चन में एक मैं थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास चाहिए। किसका चाहिए? इस रिजिड बॉडी का और इस रिजिड बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तब कैसे निकालिएगा? तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस रिजिड बॉडी को एक पार्टिकल मानेंगे और जिसका टोटल मास कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे। और इस पूरे रिजिड बॉडी को भी एक पार्टिकल मानेंगे जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास पे। और इसका शेप को भूल जाएंगे। तो जस्ट लाइक ए 2 पार्टिकल। और क्या 2 पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना तो मैं फर्स्ट क्लास में ही सिखा दिया। इसका मतलब है कि अब इसको भूल जाइए। किसको भूल जाइए? डायमेंशन को, राइट? जस्ट बिहेव लाइक ए 2 पार्टिकल, जस्ट बिहेव लाइक ए 2 पार्टिकल। तो इस पूरे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सर कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यही रहेगा।
तो इसको हम लोग इन दोनों को एक पार्टिकल मानकर काम करेंगे और क्या रहेगा M1 R1 प्लस M2 R2 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। लिखिए, ये बहुत जगह आपको हेल्प करेगा। और अगला बार से लेट मत आइएगा, 6:30 से लेट होता है तो बाहर ही रह जाइएगा, ठीक है? क्योंकि पिछले 1 ईयर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि लेट नहीं करना है क्लास में। देखते मैं घड़ी देखते हुए इन करता हूँ। चलिए, यहां देखिए स्टूडेंट, ये है मेरा रिंग, ठीक है? और इस रिंग का रेडियस 2 मीटर है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 2 और ये है यूनिफॉर्म रॉड और इस रॉड का लेंथ है 6 मीटर और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 0 और इस रिंग का मास है, रिंग का 6 kg और मास ऑफ द रॉड है 10 kg। अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? निकालिए फर्स्ट। टेन kg। तो आपको नहीं था कि अभी जो थ्योरी पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? तो ए भी रिजिड बॉडी, ए भी रिजिड बॉडी, बट दोनों रिजिड बॉडी को जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा अभिज्ञान? सर उसका बीच में M1 R1 प्लस M2 R2 बाय M1 प्लस R2। इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताइए, फार्मूला तो मुझे पता ही है। सर उसका होगा सर और यहाँ देख कर बताइएगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है अन्वेषा? सर सेंटर पे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? सर 0 2 और 0 कुछ भी नहीं बोलना है भाई, कुछ बोलना है लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है, इसलिए बोलते हैं टाइम से आइए। नहीं, आपका मैं बहुत केयर करता हूँ इसलिए आपको डांट रहा हूँ। इसका कोऑर्डिनेट रहेगा 0 4, इज इट करेक्ट? इसका कोऑर्डिनेट था 0 2, बट रेडियस कितना था? तो यहाँ से तो जाइएगा ना ऊपर दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0 4। इनफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? बीच में होता है। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट है 4 और इसका लेंथ है 6, तो बीच में रहेगा यहाँ से 3। तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? इतना आसान था, इसमें इतना आप लोग टाइम ले लिए नहीं। 7 0। तो एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? डायरेक्ट निकाल लीजिए, आर सेंटर ऑफ मास कंबाइंड किसका? इस पूरे सिस्टम का, राइट? कितना होगा स्टूडेंट? M1 R1 प्लस M2 R2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। आपको नहीं लगता कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे रहेगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे रहेगा। नीट और जेई मेन के एग्जाम में बैठने के बाद ये अफसोस नहीं करना चाहिए कि काश ये हम लोग पढ़ लेते पहले तो बन जाता। जैसे अभी कोरोना काल के बच्चे अफसोस करते हैं ना कि काश क्लास में लाइव रहते तो हो जाता। बाद में
ऐसे करते रह जाइएगा, इसलिए अभी राइट टाइम है, अभी से लग जाइए। क्या आया वैल्यू? रिंग का मान लेते हैं M1 राइट, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना 0i प्लस 4j प्लस कितना 10, बोलिए बोलिए 7i प्लस 0j और डिवाइडेड बाई 16 निकल जाएगा। कितना होगा स्टूडेंट 24i राइट और प्लस 70j और डिवाइड बाई 60। ओ सॉरी यस कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आप x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। इसका मतलब है कि देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका, मैंने सबसे पहले 2 पार्टिकल का पढ़ाया तो लग रहा होगा अच्छा 2 पार्टिकल ही तो पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं था कि 2 पार्टिकल वाला यहाँ पे काम में आ गया। इसका मतलब किसी भी 2 रिजिड बॉडी का भी निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे? पहले इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे और जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, फिर इस रिजिड बॉडी का निकालेंगे जस्ट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, और फिर कंबाइंड निकाल लेंगे। इसका मतलब फिजिक्स का यही खासियत है कि कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग रहिएगा तो बस उसको अप्लाई करना रहता है, राइट। चलिए देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क and mass is uniformly distributed over the area, and mass is uniformly distributed over the area. किसका निकालना है? सेमी सर्कुलर डिस्क। यहां देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि इस डिस्क का टोटल मास m है। सपोज कीजिए ये हो गया टोटल मास, और इसका रेडियस है r, और अगर ये डिस्क है तो इसका मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया में? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एक टर्म रहेगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो m बाई टोटल एरिया को क्या पढ़िएगा? बोलिए तो मास पर यूनिट, तो सिग्मा मेरा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। और अगर आपका सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, तो उस टाइम पे m बाई सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डिस्क का एरिया कितना रहेगा? सेमी सर्कुलर डिस्क पूरा रहता तो पाई आर स्क्वायर, और अगर आधा है तो क्या लिखेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा? 2m बाई, यहाँ तक आइए। इस प्रॉब्लम में इसका बिल्कुल कोई काम नहीं है, बट फिर भी आपको मैंने ये निकालने के लिए सिखाया। हो गया ना? टोटल मास मैंने क्या माना? m, और एरिया कितना रहेगा? पूरा डिस्क का या हाफ कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब एक मिनट स्टूडेंट, मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है या एरिया में? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा
तो उस टाइम पे क्या लेना है, एलिमेंट क्या सिलेक्ट करना है, DL या DA? DA। लेकिन एक्चुअल में ये तो पता है कि मुझे एलिमेंट का सिलेक्शन करना है एरिया, क्या करना है, छोटा सा एरिया लेना है DA, बट वो कैसे लेना है वही तो खासियत है। तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। मतलब अब इस टाइप का सिचुएशन में, जैसे ये मेरा डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, राइट। तो इस टाइम पे तो एक्चुअल में बहुत वाइजली मैंने क्या किया, पहले आपको आर्क का पढ़ाया, फिर राइट, फिर मैंने सेमी सर्कुलर रिंग पढ़ाया। अब खुद आप बताइए, अगर मैंने आपको बोला कि एक काम कीजिए कि यहाँ पे स्मॉल आर पे DR थिकनेस का यहाँ पे कट करके निकालिए, क्या नजर आएगा, एकदम DR थिकनेस का सेमी सर्कुलर रिंग। इसको कट करके बाहर निकालिएगा तो क्या नजर आएगा, सेमी सर्कुलर रिंग। तो इस टाइप का कितना रिंग यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, इनफाइनाइट। DR 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 ऑफ वेरिएबल रेडियस, कांस्टेंट रेडियस या वेरिएबल रेडियस, वेरिएबल रेडियस का। एग्री? अभी यहां देखिएगा, तो एक्चुअल में यहां पे मैं क्या करूंगा, एलिमेंट लेने का तरीका सिखा रहा हूं, राइट। सब लोग सीखिएगा। स्मॉल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस पे DR थिकनेस का, कितना थिकनेस का, DR थिकनेस का मैं एक रिंग इमेजिन करूंगा। ये डेरिवेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे इस मेरे प्रॉब्लम में सिग्मा कांस्टेंट है, बट इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज सिग्मा कांस्टेंट रहेगा? तो अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने का तरीका यही रहेगा, इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसको यहाँ से कट करके बाहर निकालिए, निकाल लिए और ऐसे फैला दीजिए। नहीं तो ऐसा रिबन के जैसा नजर आएगा। रिबन देखे हैं, जो सरस्वती पूजा में कागज का रिबन रहता है, जस्ट लाइक दिस। और इसका लेंथ कितना रहेगा, इसके बारे में सोच रहा हूं। वेरी गुड, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो ये हो गया मेरा लेंथ, और विड्थ कितना रहेगा, DR। तो सर दिस वन बिहेव लाइक ए रेक्टेंगल, दिस वन बिहेव लाइक ए रेक्टेंगल। तो इसका एरिया क्या लिखेगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। बट एरिया बहुत बड़ा एरिया रहेगा या बहुत छोटा एरिया रहेगा, तो DA इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई आर इंटू, यहां तक आइए फास्ट। एग्री? चलिए, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का, यहां देखिए, यहां देखिए, इससे आपको HCF प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा एक्सरसाइज का, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर रिंग का मास कितना रहेगा, DM तो लिखे, और DM का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू DA। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू, लेंथ में रहता तो लिखते थे क्या, लैम्डा इंटू DL। यहां पे क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू DA। कैसे, यूनिटरी मेथड, जिनका पहला क्लास है। सर सिग्मा क्या था, मास पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ऐसे 1 यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो DA एरिया का मास क्या होगा, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा। एग्री? और यहां पे आपका सिग्मा वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो उसको ऐसे रहने दीजिए। और DA का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई आर DR, लिख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट बताइए, तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस सेमी सर्कुलर रिंग का एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बोले 0।
इस रिंग का, सिर्फ इस रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का, नॉट डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 0। अब वाई कोऑर्डिनेट तो अभी जस्ट निकाले हैं, तो ये जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास क्या? 0। अब वाई सेंटर ऑफ मास आप सबने निकाला है, कैपिटल आर या स्मॉल आर? वेरी गुड। इसका मतलब है कि सर आपने जो रिंग इमेजिन किया डीएम मास का, और डीएम का है सर डी सेंटर ऑफ मास का एक पार्टिकल है ना, क्या है? एक पार्टिकल है। तो ये पूरे रिंग का मास कहाँ पे सेंटर्ड है? बोलिए सर सेंटर ऑफ मास पे कहाँ पे सेंटर्ड है? और सेंटर ऑफ मास पे एक पार्टिकल है, बट वो सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल है वो कौन सा एक्सिस पे है? बाई एक्सिस पे है, जिसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है? 2r/पाई। ऊपर रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, इसके अंदर रहेगा, अंदर रहेगा, राइट। बट यहाँ से यहाँ तक इस टाइप का कितना रिंग? बट सारे इनफाइनाइट रिंग, बट सारे सेमी सर्कुलर रिंग, बहुत सारा रिंग इमेजिन कीजिए, ऐसे सारे सेमी सर्कुलर रिंग को मिलाकर ही तो डिस्क बना है। बट सारे सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा? बाई एक्सिस पे। इसका मतलब है कि इसका एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? पूरे डिस्क का 0 रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? बाई। एग्री? हाँ या ना? चलिए, हाँ ठीक है, ओके। तो बोलिए स्टूडेंट, पूरे डिस्क का बाई सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं? डीएम बाई जो आप एलिमेंट लिए हैं और डिवाइड बाई कितना? डीएम। कितना हो जाएगा? डीएम का मास कितना? सिग्मा पाई आर डी आर। अब बाई कितना है? 2r/पाई, और डिवाइडेड बाई कितना? सिग्मा पाई आर डी आर। जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल के कट कीजिए फास्ट, और कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए। कट कर लिए? क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट? सर पाई तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा तो बाहर आ जाएगा, और 2 को भी बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा? आर डी आर या आर स्क्वायर डी आर, और डिवाइड बाई आर डी आर। वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? आर। तो लिमिट भी आर का ही लेंगे, फ्रॉम वेयर टू वेयर? कैपिटल आर। पूरा बोलना पड़ेगा, बहुत कम बोलना चाहते हैं आप लोग। ये तो मैं देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। कितना वैल्यू होगा? 4r/? पक्का? तो जो भी वैल्यू आया है उसको आज के बाद कंठस्थ मेमोराइज कर जाइए। समझते हैं इसको बोलना? जो मैंने हिंदी में बहुत टफ टर्म बोल दिया, 100% मेमोराइज कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ओके राकेश सर ने तो मुझे डेरिवेशन सिखा दिया है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मैं एग्जाम में डिराइव कर लूँगा। तो
तो डिराइव करके एक प्रॉब्लम बनाइएगा, याद करके 10 प्रॉब्लम बनाइएगा। समझ रहे हैं? इसलिए ये मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए प्रॉब्लम बनाने का तरीका सिखाने के लिए मैंने डिराइव किया। बट आज के बाद इसको रट्टा मारना है। यूनिफॉर्म डिस्क का सेंटर ऑफ मास, उसके सेंटर से उस डिस्क के बीचों बीच कितना डिस्टेंस पर रहेगा? 4r/3π पे। ओके, याद रहेगा नहीं रहेगा? नहीं याद रहेगा तब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि SHM वगैरह में इसी का यूज होगा। रोटेशन और SHM में इसका बहुत विग्रस यूज होगा। और रोटेशन और SHM में मैं बार बार इसका सेंटर ऑफ मास नहीं निकालूंगा। समझे नहीं समझे? कितना? 4r/3π। सर जो आउटरमोस्ट रिंग होगा, सपोज एक आउटरमोस्ट रिंग हमने इमेजिन किया, तो उसका भी तो सेंटर ऑफ मास मतलब वो रेडियस के तो अंदर होगा, तो हमने पूरा 0 से r तक नहीं सीखा। यहाँ देखिए, इस टाइप का कितना रिंग होगा? इनफाइनाइट। और जो सबसे पहला रिंग रहेगा उसका रेडियस क्या रहेगा? टेंडिंग टू 0। दैट्स वाई हम लोग किसका लिमिट ले रहे हैं? स्मॉल आर का। तो स्मॉल आर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है? दैट्स वाई। ठीक है, इस टाइप का कितना रिंग रहेगा? इनफाइनाइट। तो हम लोग तो पॉइंट सर्किल भी तो जानते हैं, नाम सुने? पॉइंट सर्किल, वैसा सर्कल जिसका रेडियस क्या है? जस्ट पॉइंट है, राइट? समझ गए? बाई की जगह पे चलिए, निरंजन का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया? मुझे तो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? एक काम कीजिए आप लोग। अच्छा, मुझे लगा कि आप सबने समझ लिया। एक काम कीजिए निरंजन, इसका मास है 10 kg। कितना kg? 10 kg। एक प्रॉब्लम लेते हैं, बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसका मास है 20 kg। इसका रेडियस है 8 मीटर और इसका रेडियस है, कुछ बोलिए, कितना लिखे हैं? 10 मीटर। चलिए, इस रिंग का, इस सेमी सर्कुलर रिंग का और इस सेमी सर्कुलर रिंग का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अरे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सर अभी तो आपने आज के क्लास में थ्योरी तो यहाँ से ही स्टार्ट किया कि दो रिजिड बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते हैं? M1r1 प्लस M2r2। एग्री? तो इसका इन दोनों रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग का एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? 0 रहेगा ना। सिर्फ इसका क्या, कौन सा सेंटर ऑफ मास रहेगा? इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पार्टिकल है। एग्री? इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पार्टिकल है। वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? बाई एक्सिस पे, जिसका वैल्यू क्या रहेगा? बोलिए। इसका रेडियस को r1 बोलते हैं और इसका रेडियस को r2 बोलते हैं, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? 2r1/π। 2r1/π। ये किसका सेंटर ऑफ मास? इस रिंग का। और इस रिंग का क्या रहेगा? कहीं यहां पे रहेगा, क्या रहेगा? 2r2/π। बट कौन सा कोऑर्डिनेट? y1। और कौन सा कोऑर्डिनेट? y2। अब एक काम कीजिए, आप इन दोनों रिंग को भूल जाइए। क्या करना है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब आप निकाल लिए तो उसका डायमेंशन का ख्याल रखना है या उसको भूलकर पार्टिकल मानना है? पार्टिकल। तो अब आपके पास 2 पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है। और दोनों पार्टिकल कौन सा एक्सिस पे है? बाई एक्सिस पे। तो इन दोनों रिंग का, कितना रिंग का? इन दोनों रिंग का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का बाई सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? तो सर फार्मूला लगाएंगे M1। बोलिए, बोलना तो आप ही को पड़ेगा ना।
बाई वन प्लस M2 बाई टू प्लस। अब मेरा क्वेश्चन है कि इस तरीके का दो रिंग के जगह पे इनफाइनाइट रिंग रहता तब क्या करते आप? उनसे पूछने दीजिए, डाउट उन्हीं का है। तो सर लिखते M1 बाई वन प्लस M2 बाई टू प्लस M3 बाई थ्री प्लस M4 बाई फोर, कहाँ तक आएंगे? तो इनफाइनाइट तक लिखे। तो इसका मतलब ये है कि सर M1 बाई वन प्लस M2 बाई टू ऐसे इन्फिनिटी तक मुझे टर्म मिलेगा। तो इनफाइनाइट चीज़ों को जोड़ने के लिए समीशन का यूज करेंगे या इंटीग्रेशन का? ये समझ में आ गया है। तो मैंने दो रिंग लिया, लेकिन मेरे केस में मैंने इस डिस्क को कितना रिंग में डिवाइड कर दिया था? डिस्क को दो रिंग में डिवाइड किए थे। क्या मजाक कर रहे हैं? कितना रिंग? डी आर थिकनेस का एक दो रिंग था या इनफाइनाइट रिंग था? और हर रिंग का याद देखिए, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? बाई एक्सिस पे। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बाई एक्सिस पे। इस रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? तो आपको नहीं लगता सेंटर ऑफ मास पे इनफाइनाइट पार्टिकल मिल गया, और हर पार्टिकल का मास dm1 dm2 dm3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? तो सर इस तरीके से जोड़ने के लिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, dm बाई और डिवाइड बाई dm। वही काम तो किए हैं, वही काम किया था ना। dm का वैल्यू क्या था? सिग्मा 2 पाई आर डी आर, सिग्मा 2 पाई आर। और वो पहला जो पार्टिकल लिए थे जिसका नाम था dm, फर्स्ट पार्टिकल जो मैंने एक रिंग इमेजिन किया था, उसका मास था dm और उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या था? बाई। ऐसे एक फार्मूला पढ़ाए थे ना, mi बाई आई, राइट। तो यहाँ पे mi का काम कौन करेगा? dm। और बाई का काम कौन करेगा? 2r स्मॉल 2r बाई पाई। एग्री। और उसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से। वही तो काम किए हैं। समझ में आ गया? तो अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि पहले मैंने, इस सबके इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे सोच कर नहीं बैठना कि अच्छा क्लास तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। एफर्ट लगाइए, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्योंकि एक साल तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं उसने तो बहुत आराम से निकाल लिया, पढ़ते हुए या नहीं पढ़ते हुए, लेकिन अब एक साल थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि अभी का जो मैं फेज देख रहा हूँ और वो फेज मैं आपका नहीं देखना चाहता हूँ। क्योंकि जो बच्चे बात नहीं माने वो आज के डेट में, अभी का टाइम था घर पे बैठ कर तैयारी करने का, वो आज के डेट में सुबह सुबह आते हैं और उनको बैठ के मैं कुछ कुछ समझाते रहता हूँ, कैसे करो ऐसे करो। प्लीज़ वो गलती आप मत कीजिए और ना ही करने दूंगा। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि कैटलिस्ट के क्लास में आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं तो आपने ज्वाइन कर लिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू कि आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। बट अब मेरा ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसलिए आप डंडी नहीं मार सकते हो। प्रॉपर एक एक फीडबैक आपके पेरेंट्स को जाने वाला है। मतलब मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा, इतना काम करना पड़ेगा। तो मेरा 200 प्रॉब्लम का असाइनमेंट रहेगा तो उसमें कम से कम 100 भी बनाने से मेरा काम चल जाएगा और आपका भी चल जाएगा। और साथ में अभी से बोर्ड का तैयारी स्टार्ट करेंगे, नॉट लाइक कि हाँ जनवरी में जाके देखेंगे। क्योंकि जनवरी में आपको स्कूल वाले इतना दौड़ाएंगे कि आप अपना नाम भूल जाइएगा। प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना पड़ेगा, पता है ना। फिर 2 प्रैक्टिकल होता है, पता है कि नहीं। एक प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल और एक मेन बोर्ड का प्रैक्टिकल, फिर इंटरव्यू भी होता है। और किसी स्कूल में 3 प्री बोर्ड होता है, पता है कि नहीं। और ख़राब हो गया तो 4 भी हो जाएगा। इसलिए जो भी काम करना भाई दिसंबर तक काम निकाल लो। हाँ, वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर एडवांस बट नॉट फॉर जेईई मेन। हाँ, एंड वी आर ऑल्सो सफिशिएंट टाइम फॉर नीट। नीट का एग्ज़ाम होता है मई में, जैसे इस बार का तो अभी तक फॉर्म ही नहीं निकला है। अभी तक फॉर्म ही निकला, अगस्त में होगा। इस बार का जो नीट होने वाला है, तो नीट का जो होता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है ना, तो बड़ा समझ बूझ के टाइम निकलेगा और 1 अगस्त को होगा। आप देखिए अभी तो किसी स्टेट में कोरोना बढ़ रहा है, राइट। तो उसको सब कुछ सारे सीनियरों को देखकर, लेकिन अब कुछ बच्चे देखिए इसका कैसे करते हैं। जैसे पिछला साल भी मैं सबसे बढ़िया आइडियल मानता हूँ पिछले साल का विपांश को।
पीक टाइम था कोरोना का, राइट। सारे लोग ब्लैंक हो गए थे, इंक्लूडिंग मी। बट सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात का हुआ कि आप लोग मुझे 11th में आए, जो लोग यहाँ पे 11th ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता, सारा एडमिशन घर से मेरा हुआ। इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या बड़ी बात हो सकती है। इस बात के लिए मैं भगवान को बहुत थैंक बोला हूँ। तो मैं इतना ब्लैंक हो गया था कि खर्च इतना है, बच्चे नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरा एक करियर है ना। तो सोचे कि उस टाइम पे जब बच्चे आए और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया, ये भी एक वजह है आपके बैच के साथ, एक इमोशनल बॉन्डिंग। सबसे टफ टाइम पे जो साथ देते हैं, तो आप लोग ने सबने बहुत टफ टाइम पे मेरा साथ दिया है। तो इसलिए मैं 1% भी आपके साथ, एक होता ना बेईमानी, चलो आए क्या बस जैसे तैसे पढ़ा के, वो नहीं करूँगा। हालांकि आज तक 10 साल में किया ही भी नहीं हूँ। और वो इंटेंशन रहता सिर्फ पैसा कमाने का तो बहुत पैसा कमा लेता। इतना क्वालिटी है और इतना मार्केटिंग भी करने के लिए बात ही तो बनाना होता है। मुझसे ज़्यादा कौन बात बनाएगा अगर बात बनाना स्टार्ट करेंगे तो, पढ़ाने में भी और नहीं पढ़ाने में भी। लेकिन वो काम मैंने नहीं किया। एकदम प्योर जो होता है टीचिंग का क्वालिटी, वही अभी तक 10 साल से रखा हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मेरा पूरा कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन एक सेंटर पे है, वो है जरूरत यानी। इसी बिल्डिंग में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया टीचिंग का, जिसमें अभी KFC है, उसमें मेरा ऑफिस था। अब मैं थोड़ा अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बढ़ा लिया, 3rd फ्लोर पे आ गया। ठीक है, चलिए सब लोग अच्छे रहो निकालिए इसी बात पे। नहीं लाए तो आप लोग का मिस्टेक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पहले ही बोल दिए हैं लेकर आना है, नहीं। मैंने बोला था नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 वही है ना। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कीजिए। HC वर्मा का फर्स्ट वॉल्यूम का पेज नंबर कितना, 160। ए सेंटर ऑफ मास का एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर कितना, 11। चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे। बढ़िया क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन है ना कि कोई एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, उसमें से ए मास को रिमूव किया गया है। अब मास कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2 तक। और इसका पूरा मास कितना दिया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए तो। Sir, find the center of mass of a uniform plate having semicircular inner and outer boundaries of radii R1 and R2. मतलब ये सिग्मा कांस्टेंट है, नहीं। चलिए फाइंड आउट कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए। यहां देखिए स्टूडेंट, आपको नहीं लगता कि सर जो बनाने का, जो मैंने इससे पहले का काम किया, डिटो सेम प्रोसेस रहेगा? डिफरेंट प्रोसेस, सेम प्रोसेस? सेम प्रोसेस, क्योंकि यहाँ भी सेम काम। यहाँ देखिए, इसमें अब ज़्यादा एफर्ट लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। इस केस में यहाँ पे मास नहीं है। मास कहाँ पे है? मास है R1 से R2 के बीच में, राइट। और ये है मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। हम लोग क्या करेंगे,
स्मॉल आर रेडियस का, यहां देखिए स्टूडेंट, तो सर बार बार आप सेमी सर्कुलर रिंग ही क्यों बना रहे हैं? वजह यह है कि हम लोग को सेमी सर्कुलर का स्टैंडर्ड रियल पता है, राइट? और यहां से यहां तक इस टाइप का कितना रिंग रहेगा? इनफाइनाइट। और हर रिंग का मुझे पता रहेगा तो उसको मैं जोड़ लूंगा, राइट? तो अब यहाँ पे इस मान लेते हैं कि आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का डी आर थिकनेस का, तो इसका एक सेंटर ऑफ मास क्या होगा? द सेमी सर्कुलर रिंग का एक सेंटर ऑफ मास मेरे फ्रेम में, मैंने इसे को एक्स एक्सिस क्या रहेगा? 0। अब बाई सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? 2r बाई पाई। और इसका मास क्या रहेगा? बोलिए, सिग्मा इंटू पाई आर, 2 पाई आर या पाई आर? पाई आर इंटू व्हाट? डी आर। तो बाई सेंटर ऑफ मास पूरे का, यहां से यहां तक का जो मास है उसका बाई सेंटर ऑफ मास के लिए क्या करेंगे? तो सर dm और इंटू व्हाट? y और डिवाइड बाई dm। एक काम कर लीजिए, कितना हो जाएगा? dm का वैल्यू सिग्मा पाई आर डी आर, और उसके बाद बाई के बदले कितना लिखें? 2 पाई आर बाई पाई और डिवाइड बाई, ठीक है? ठीक है ना? और डिवाइड बाई सिग्मा पाई आर डी आर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे? दिस इज इम्पॉर्टेंट। 0 से r या r1 से r2? r1 से r2। अब समझ में आ गया कि डेरिवेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है? मैं चाहता तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाता, बट डेरिवेशन करने का तरीका सिखा दिए तो आप में से ही, जैसे नीलांजन बोल दिए यार लिमिट ही तो चेंज हो जाएगा, तो वही तो सीखना था। वहाँ पे लिमिट क्या था? 0 से r। यहाँ पे लिमिट क्या रहेगा? r1 से r2। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। देखिए तो आंसर आता है, आंसर एक बार मिला दीजिए। आंसर तो आ जाना चाहिए। आ गया? सब लोग सॉल्व करके आंसर मिलाइए। आ गया आंसर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए लिखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ व्हाट? सॉलिड हेमिस्फेयर। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ऑल द टाइम हेमी लगा रहे हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क कंप्लीट डिस्क क्यों नहीं बोला? तो कंप्लीट डिस्क का तो भाई सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही रहेगा, इसका निकालने का रिक्वायरमेंट है क्या? या कंप्लीट स्फीयर का यूनिफॉर्मली स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, राइट? तो उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही रहेगा, तो उसका डेरिवेशन करने का रिक्वायरमेंट। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, ध्यान सुनिएगा। एक कहीं पे शायद फ्लूइड मैकेनिक्स से कहीं पे ऐसा मुझे क्वेश्चन मिला था। यहाँ देखिए सब लोग,
ये मान लेते हैं कि आइस क्यूब है, क्या है? आइस क्यूब, और एक ट्रे में रखा हुआ है। ट्रे समझते हैं ना? इस ट्रे का रेडियस दिया हुआ है और इस आइस क्यूब का आपको डायमेंशन सब दिया रहेगा। एग्री? सर मतलब सर्कुलर ट्रे रेडियस दिए हैं तो सर्कुलर ही रहेगा ना ट्रे। रेडियस देने का मतलब कैसा ट्रे रहेगा? रेडियस देने का मतलब है कि आपका ट्रे कैसा है? सर्कुलर, थाली। समझ गए लेमन लैंग्वेज में? क्वेश्चन ये है, आइस का डायमेंशन दिया रहेगा और आइस का डेंसिटी भी दिया रहेगा, सब कुछ दिया हुआ है, जिसके वजह से आप इसका मास निकाल सकते हैं। एग्री? और तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस एक्चुअली मैं सेंटर ऑफ मास का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, HCB का ही क्वेश्चन है मोटा मोटी, कि अगर ये आइस मेल्ट किया तो मेल्ट करने के वजह से, और अगर इसको मैं GP = 0 मान रहा हूँ, सब लोग समझ लीजिएगा। आइडिया डेवलप करना है, आइडिया समझते हैं ना? एक नहीं आइडिया था आइडिया सर जी, वही। तो अगर ये मेल्ट करेगा तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या मेल्ट करने के वजह से वर्क डन बाई mg। तो कोई बात नहीं है, डेल्टा U क्या था? बोलिए, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, बाई फील्ड फोर्स या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, राइट? और यही तो था, वर्क डन ड्यू टू mg या माइनस mg। इसका मतलब वर्क डन ड्यू टू mg इक्वल टू माइनस डेल्टा U। इसका डेल्टा U निकालिएगा, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? वर्क डन ड्यू टू mg। इसका मतलब मेल्ट करने के वजह से वर्क डन बाई mg निकालना है। तो वर्क डन बाई mg का मतलब चेंज डेल्टा U पहले निकाल लेते हैं। क्या आपसे डेल्टा U नहीं निकल पाएगा? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं। कैसे निकलेगा सर? ऐसे निकलेगा, आपने GP का वैल्यू, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ सुन लीजिए, कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा दिमाग क्लिक कर जाएगा। तो सर आपने इसका क्यूब बोला, इस क्यूब का डायमेंशन अगर A है, क्यूब है नॉट क्यूबॉइड, तो क्यूब में सबका लेंथ, विड्थ एंड हाइट डिफरेंट रहता है, सेम रहता है। तो इसका अगर हाइट A है तो सेंटर ऑफ मास तो A/2 पे रहेगा, सेंटर पे। एग्री? अब पूरे मास का एंजॉय कौन करेगा? तो इसका मास तो आप निकाल लेंगे ना अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम और डेंसिटी से। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? mg A/2। यहाँ तक आ गए? अब भाई, अब मेल्ट करने के बाद इस ट्रे में ये जो लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वाटर कैसा नजर आएगा? इमेजिन कीजिए तो, ए आइस क्यूब मेल्ट कर गया और ट्रे में फैल गया, कैसा नजर आएगा? सर मुझे तो एक डिस्क नजर आएगा, क्वाइन के जैसा, हाँ या ना? ऐसे, राइट? क्वाइन के जैसा। और डिस्क का क्या हाइट निकाल पाएंगे? हम लोग बचपन में ऐसे ही करते थे। तो इनिशियल मास इक्वल टू व्हाट? फाइनल मास। इसका मास पता चल गया तो फिर इसका मास निकल जाएगा। कैसे सर? πr²h, ये किसका वॉल्यूम? तो डिस्क का, डिस्क जस्ट बिहेव लाइक अ सिलेंडर व्हिच हाइट इज h, व्हिच हाइट इज h इनटू रो, इनटू रो किसका? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या यहाँ से h निकल पाएंगे? हाँ या ना, कुछ बोलिए। निकल गया। और जब ये निकल गया हाइट, ये डिस्क जैसा, तो डिस्क, ये जो लिक्विड का जो डिस्क बना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीचों बीच। कहाँ पे? ये नहीं बोलेगा सर डिस्क का सेंटर पे। अब डिस्क का सेंटर के सेंटर पे मतलब h/2 पे। कहाँ पे? h/2 पे। एग्री? तो फाइनल क्या रहेगा? mg h/, तो क्या चेंज निकल जाएगा? और चेंज इन, आप लोग को समझ में आ रहा है या मुझे तो बहुत अच्छा से आ रहा है? तो चेंज निकल गया। और आप लोग को क्या पढ़ाए हैं? चेंज इन, यस, शुभांकर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करूंगा। एक मिनट, आपने पूछ लिया, अब तो सब लोग एंजॉय करेगा। चलिए मैं समझ रहा हूँ। एक्चुअल में शुभांकर, ये जो आइस मेल्ट करेगा और किस टाइप का ट्रे में रखा हुआ है? सर्कुलर ट्रे में। तो लिक्विड जो पानी फैलेगा तो कैसा रहेगा?
सर्कल में तो फैलेगा, और फैलते फैलते कैसा रहेगा, कैसा शेप लेगा, डिस्क के जैसा, बट वो डिस्क का हाइट थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करता रहेगा, तो जस्ट लाइक ए सिलेंडर, जस्ट लाइक ए, उस थिकनेस इज व्हाट, एच, जस्ट लाइक ए कॉइन, जस्ट लाइक ए, अब समझ में आ रहा। तो ये ट्रे मेरा था क्या, सर्कुलर ट्रे था, राइट। तो इस क्वेश्चन ये था कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट कर गया, देन वर्क डन बाय, फाइंड आउट द वर्क डन बाय mg, फाइंड आउट द वर्क डन बाय mg। मेल्ट करके ऐसा तो नहीं है ना कि आप स्पेस में हैं और मेल्ट कर भी गया तो ऐसे तैर रहा है और उसको ऐसे खींच रहे हैं, नहीं समझे। मेल्ट करके जहाँ पे वहाँ पे रहेगा या नीचे आएगा, किसके वजह से नीचे आएगा, mg की वजह से, ड्यू टू व्हाट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब है mg वर्क कर रहा है, हाँ या ना। मेरा क्वेश्चन था कि अगर ये आइस क्यूब मेल्ट करता है, मेल्ट करने के बाद अगर उस ट्रे में एज ए लिक्विड फॉर्म में फैलता है, तो वर्क डन बाय mg क्या होगा। तो वर्क कितना बढ़िया, तो ऑब्जेक्टिव हो गया एकदम बिल्कुल जेई मैंने स्टाइल का। आपको लगता है कि ऐसा कोई मुझे सपना आया होगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन सोच लिया, कहीं ना कहीं मुझे मिला होगा, या हो सकता है एक्सी प्रमाण आपको मिल जाएगा। इसका वर्क डन बाय mg, तो वर्क डन बाय mg इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू या माइनस डेल्टा यू। क्यों सर, डेल्टा यू क्या था, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, और अगेंस्ट द फील्ड फोर्स का मतलब mg या माइनस mg, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपने सोच समझ लिया तो वहाँ पे क्लिक कर जाएगा। अचानक से ऐसा क्वेश्चन आता तो आप लोग सोचते अच्छा मेल्ट करेगा तो mg क्यों वर्क करेगा, बट मेल्ट करके जो लिक्विड फॉर्म आ रहा है तो पानी नीचे होता है ना, मेल्ट करते नीचे आ रहा है, नीचे किसके वजह से आ रहा है, जहाँ पे मेल्ट कर रहा था वहीं पर आ जाना चाहिए था, बट फिर भी नहीं रहा, नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई खींच रहा होगा, कौन पुल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, राइट। समझ में आ गया। क्या बोले, एक क्वेश्चन एससीबी का है, और मैं भी चाहता हूं कि आप ये सोच कर ना पढ़ें कि नीट का है या जेईई का है। इस क्वेश्चन में क्या जान था, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ था ना कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, राइट। क्योंकि आपने इलेवेंथ क्लास से अगर फिक्स नहीं किया है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर ये मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का रेफरेंस लेवल 0 है तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस mgh होता है, और नीचे आते हैं तो माइनस mgh होता है। तो लेट अस सपोज, यहाँ देखिए, आपको इन सब बातों को समझने के लिए स्टूडेंट, क्या नाम है, कृषांगना, आपको मेरा वर्क पावर एनर्जी का प्लेलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये मोटा मोटी मान के चलिए, अभी ये नहीं सोचना है कि नीट का लेवल का है या नहीं है, उस चक्कर में अभी आप मत पढ़िए। अभी आप ये सोचिए कि आपको सब्जेक्ट पे कमांड करना है, ठीक है। और ऐसे डिवाइड करने लगेंगे तो आप अपने आप को बांध के रख लीजिएगा। अभी थोड़ा फ्री छोड़िए कि हाँ सर मुझे फिजिक्स सीखना, सब्जेक्ट सीखना है, बाद में देख लेंगे कि कौन सा लेवल का है, कौन सा लेवल का है वो मुझसे अच्छा आप खुद बता पाएंगे। क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, ऑब्वियसली ये नीट का लेवल का नहीं है, बट आपको समझ में तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वजह क्या है, सर इसमें तो कैसे है, यहाँ देखिए, इस बैच में मैं बहुत आराम से चलूँगा। जैसे इनका एक डाउट हो गया, अब बिना इनको क्लियर किए हुए मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। अगर मेरा कोई पार्टिकल m यहाँ पे है हाइट h1 पे, और अगर मैंने ये तो समझ में अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए कि अगर किसी भी लेवल को, इस लेवल को अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का 0 लेवल मानता हूँ, और पार्टिकल ऑफ मास m अगर इससे h1 हाइट पे है, तो इस पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh1। क्या होता है, एग्री। और अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ गया, और ये मेरा रेफरेंस लेवल यहाँ पे है, और यहाँ से हाइट h2 है, तब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, mgh2, एग्री। अब मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये मार्कर का शेप कैसा, जस्ट लाइक सिलेंडर, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहना चाहिए, सही तो बोल रहे हैं सर, इसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे कहाँ पे रहेगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सर्किल, कौन सा सर्किल, डिस्क का, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
और उसका बीचों बीच, इसका मतलब है कि मार्कर का बीचों बीच में रहेगा। बीचों बीच का मतलब यहाँ पे, और उसका बीच में कहाँ, बीच में कट करते हैं तो एक सर्कल रहेगा, डिस्क उसके बीच में रहेगा। तो ये जो आइस क्यूब था मेल्ट करने के बाद कैसा शेप लेगा भाई, आज जाके घर पे ट्राई कर ही लेना है। एक आइस क्यूब निकाल के और छोड़ दीजिएगा, और किस में, थाली में ही। उसी का एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए तो फैल कर पानी कैसा रहता है, शेप लेता है। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, वही तो मैं भी बोल रहा था ना, मैं कुछ अलग बात बोल रहा था। एक क्या है जस्ट, और यहाँ पे एग्री, और इसका रेडियस क्या है आर, ये इस टाइप का थाली था राइट, और इसका हाइट कितना एच, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही तो रहेगा। कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा या इस h/2 पे रहेगा, h/2 पे, वही तो मैंने बोला, समझ गए। ये समझ में आ गया ना। अब देखिए आप लोग आज सोचेंगे सर को आज फंसा ही देना है। चलिए, इनका क्वेश्चन है कि आइस सर एनफ नहीं रहेगा तो पूरा फैलेगा क्या। मैं मानूंगा बिल्कुल फैलेगा, DH हाइट का। एकदम थाली को ऐसा रखेंगे एकदम बिल्कुल सेम लेवल में, डैम श्योर फैलेगा। अब उसमें इनका क्वेश्चन था कि इफ नॉट सफिशिएंट आइस क्यूब, तो मतलब ये उसमें लगा रहे हैं एडहेसिव फोर्स रहेगा, थोड़ा सा एक ड्रॉप का जैसा रहेगा, इग्नोरिंग दिस इफेक्ट वी हैव सफिशिएंट आइस क्यूब। आइस क्यूब का शेप बहुत बड़ा है, अब हाइट एज लेगा। देखिए, हम लोग इस बात को ज़्यादा एंजॉय करेंगे कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब उसमें मत फंसिए कि सर कम आइस क्यूब रहेगा तो क्या होगा, कम आइस क्यूब रहेगा तो ज़्यादा बड़ा ले लेंगे, ठीक है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया था, यहाँ देखिए, मेन क्वेश्चन ये था, एक कहीं पे मुझे रोटेशन में काम आएगा, ठीक है। अब मजाक मत कीजिए, ये है डिस्क, क्या है, मान लेते हैं कि ये आयरन, यहाँ देखिएगा आयरन का डिस्क है जो वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। कौन सा प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, एग्री, ऐसे। और इस मैं जिस पे चल रहा हूँ कौन सा प्लेन, देखिए मुझे आम इंसान ही रहने दीजिए, स्पाइडर मैन नहीं बनना चाहता हूँ। एनीवे, और ये मेरा व्हाइट बोर्ड किस प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन, मेरा डिस्क वर्टिकल प्लेन में है, राइट। और तब इस टाइप का क्वेश्चन सेट कर दिया जाए कि यह डिस्क जो मेटल का आयरन का बना हुआ है अगर मेल्ट कर जाए तब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा। तो अब इसको सॉल्व मत कीजिए, सॉल्व तो कर लेंगे ना। इसका सेंटर ऑफ मास तो हम लोग को पता है कितना, 4r/3π, और इसका मास m है। तो इसको अगर Gp लिखिए मत, सिर्फ आइडिया लिख लीजिए रफ में, ठीक है, कि इसका Gp अगर यहाँ पे 0 मानते हैं तो इसका इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, mg 4r/3π। अब बाद में मेल्ट करने के बाद अब किस कंटेनर में रखा हुआ है उसका शेप क्या है, मेल्ट करने के बाद तो लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, तो उसका हाइट क्या रहेगा वो देख लेंगे। अगर क्यूबिकल कंटेनर रहेगा तो अलग बात रहेगा, स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर रहेगा तो अलग बात रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन हाइट। इसका मेल्ट करने के बाद इसका हाइट कितना रहेगा इस लेवल से, डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द कंटेनर। बट इनिशियली उतना छोड़ दीजिए, एटलीस्ट नीट का लेवल के लिए ये तो पूछ सकते हैं ना कि इस डिस्क का विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लेवल व्हाट द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है जी। अगर आज के क्लास में नहीं सीखते तो आप बता पाते क्या, सारे मास का एंजॉय कौन करता है, और सेंटर ऑफ मास क्या है सर, एक पार्टिकल है। इस पूरे डिस्क को भूल जाएंगे और हम लोग याद रखेंगे एक पार्टिकल जिसका मास क्या है m, और उसका हाइट यहाँ से कितना रहेगा 4r/। ये 10th क्लास या 9th क्लास में था, ऊपर जाएंगे तो प्लस mg है, नीचे आएंगे तो ये लगा देंगे यहाँ पे, एग्री।
चलिए अभी बना रहे हैं, उसके बाद उससे पहले मुझे ये याद आ गया था, ये छूट जाता, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी। यहाँ देखिए, ये है मेरा सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड जिसका रेडियस है r, और ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। और मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में, लेंथ में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। और लिखिएगा यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? इसका मतलब इसका डेंसिटी कांस्टेंट है, राइट? चलिए यहां देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक कट किए, जस्ट एक कट पूरा कंप्लीट, और एक कट यहाँ भी किए। कितना कट लगाए? दो। मतलब बाहर निकालेंगे, क्या निकलेगा बाहर? डिस्क। ये सॉलिड था, नॉट हॉलो, राइट? पोटैटो का ऐसे एक स्लाइस कीजिए, एक कट लगाइए, दूसरा कट लगाइए और निकालिए, क्या निकलता है? रिंग या डिस्क। या खीरा का जो सलाद बनाते रहते हैं, राइट? रिंग या इट इज काइंड ऑफ डिस्क। तो ये क्या था, हॉलो था या सॉलिड था? आप लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैंने एक यहाँ पे कट लगाया, एक यहाँ पे कट लगाया, बाहर निकाला। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इज इट रिंग या डिस्क? वेरी गुड। तो बाई, यहां से बाई पे dy थिकनेस का, कितना थिकनेस का? dy थिकनेस का। फिजिक्स में तो यही तो है कि प्रैक्टिकली आपको इमेजिन करना पड़ेगा, राइट? और यहां से जो निकाले हैं, तो एक मिनट, आपको सिखाया गया है, फर्स्ट से पिछले क्लास में सिखाए थे कि जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही एलिमेंट का सिलेक्शन। तो मास अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट कैसा मानेंगे? dv। मास अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है देन dl। मास अगर एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है देन dl। वही काम तो कर रहे हैं। यहाँ पे मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में। तो एलिमेंट क्या लेंगे? अब dv लेने का तरीका रहेगा कि कैसा, क्या मेरे लिए सुटेबल रहेगा, राइट? तो बोलिए, किसी भी डिस्क का, कंप्लीट डिस्क का, नॉट इज जस्ट लाइक दिस डिस्क, किसी भी डिस्क का सेमी सर्कुलर डिस्क नहीं, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? उसके सेंटर पे होता है। एग्री? तो अब यहां से इसको अगर निकालते हैं तो स्टूडेंट इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज डिस्क इज काइंड ऑफ व्हाट? डिस्क इज काइंड ऑफ सिलेंडर जिसका हाइट बहुत कम रहता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो 9th या 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, क्या कितना? पाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r है, कितना है? r। एग्री?
तो इसका वॉल्यूम कितना रहेगा सर, पाई आर स्क्वायर और कितना एच, और एच की जगह पे क्या लिखिएगा डी बाई, यहाँ तक आइए। यहाँ तक समझ में किसी को प्रॉब्लम? चलिए स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि इस टाइप का यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा डिस्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना डिस्क बनेगा? तो सर डी वाई ही तो हाइट ले रहे हैं, और डी वाई का मतलब कितना थिकनेस? इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको इनफाइनाइट डिस्क मिलेगा विथ वेरिएबल रेडियस, हाँ या ना? यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्क मिलेगा? बट हर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कौन सा एक्सिस पे है? हर डिस्क का सेंटर ऑफ मास उस सेंटर पे, और इन सारे डिस्क का सेंटर कहाँ पे रहेगा? वाई। एग्री? इसका तो उसका एक सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अगर आपको एग्री हो गया तो डायरेक्ट जीरो लिख देंगे, नहीं एग्री है तो समझाना पड़ेगा। यहाँ पे जितना भी डिस्क रहेगा, हर डिस्क का सेंटर ऑफ, नहीं तो सारा डिस्क आर कोएक्सियल, कॉन्सेंट्रिक, कोएक्सियल एज वेल एज कॉन्सेंट्रिक। सारे डिस्क का सेंटर अलग है या सेम एक्सिस पे है? सेम एक्सिस पे है, राइट। और वो एक्सिस कौन सा है? इसका मतलब है, यहाँ देखिए, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप का जितना भी डिस्क बनेगा, किसी भी हर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, और सेंटर ऑफ मास तो एक पार्टिकल है, तो आपको नहीं था कि सारे डिस्क का सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारा डिस्क और भूल जाते हैं, सिर्फ सेंटर ऑफ मास को भी ख्याल रखते हैं। तो अगर आपका इस तरीके से M1, M2, M3, M4, M5 ith जितना भी पार्टिकल अगर एक लाइन पर रहेगा, तो सारे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन पर रहेगा। इसका मतलब जितना भी मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क बना, सबका सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे, और सबका सेंटर ऑफ मास बाई एक्सिस पे। इसका मतलब पूरे सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए? बाई एक्स पे, एक ये मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एग्री? तो यहाँ देखिए, और हम लोग अब क्या करेंगे कि वन ऑफ द एक मिनट, यहाँ देखिए, तो जो मेरा डिस्क है वो तो सॉलिड बॉडी है, और आज के क्लास में वहाँ से यहाँ स्टार्ट किए हैं कि किसी भी दो सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका क्या है कि उसका सेंटर ऑफ मास को ख्याल करेंगे, बिहेव लाइक ए पार्टिकल। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्क है, सबको हम लोग पार्टिकल मानना स्टार्ट करेंगे, और सबका मास क्या रहेगा? dm1, dm2, dm3 एंड सो ऑन। और सबको हम लोग क्या करेंगे? dm1/1, dm2/2 प्लस dm3/3 एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ तक जाना पड़ेगा? तो उसके लिए हम लोग को किसका हेल्प लेना पड़ेगा? वही तो काम करने वाले हैं। एग्री? यहाँ देखिए, दीवार जो मॉडल है वो तो कंपल्सरी नहीं है। क्यों नहीं कंपल्सरी है? ये पाई आर स्क्वायर एच मेरे लिए कंपल्सरी है। एच तो हाइट है, हाइट नेवर बी निगेटिव। इसलिए उस बात को ख्याल रखते हुए मैंने क्या किया, बाद में, लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ उस डायरेक्शन में डी वाई पॉजिटिव रहेगा, बाद में हटा देंगे। बट मैं अपने आप को करेक्ट करने के लिए अलजेब्रिकली मैं मॉडुलस ऑफ डी वाई लिखता हूँ। मतलब कहने का सेंस है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने फार्मूला में बोला पाई आर स्क्वायर एच, बट डी वाई इज अलजेब्रिक क्वांटिटी, और उसको मैं हाइट के बदले लिख रहा हूँ। तो क्या डायरेक्ट डी वाई लिखा है या मॉडुलस ऑफ डी वाई लिखा है? अपने आप को करेक्ट रखेंगे, मुझे एक लाइन ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट मैं रॉन्ग नहीं हो पाऊंगा, राइट? तो पाई आर स्क्वायर, बट मैं कौन सा डायरेक्शन बढ़ रहा हूँ? अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में चेंज बाई क्या रहता है? पॉजिटिव। एग्री? चलिए यहाँ तक आइए। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, क्या एक कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल।
क्या हम लोग यहाँ पे r के बदले लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का रूट ओवर, राइट? ये बाद में जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा पुट कर लेंगे। तो dm इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसका मास, तो dm इक्वल टू सर dv इंटू रो, dv इंटू रो। ये तो पक्का जानते होंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, देन मास इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कांस्टेंट, वॉल्यूम कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर के बदले क्या लिख दें, आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है? कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और उसके बाद डी वाई, और लास्ट में क्या लगाएंगे, रो। यहाँ तक आइए। और ये जो पार्टिकल है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बाई पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, बाई। अब ये नहीं बोलना है कि सर इसका सेंटर ऑफ मास तो बाई प्लस डी वाई बाई टू पे रहेगा। जैसे मैंने सिखाया था ना सिलेंडर का, कहाँ पे रहेगा, बीचों बीच। तो बाई प्लस डी बाई ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, बाई। तो बाई प्लस डी वाई बाई टू ऑलमोस्ट इक्वल टू टेकन एज व्हाट, बाई। एग्री? आर स्क्वायर माइनस प्लस होगा, प्लस कैसे होगा, चलिए। तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, यहां देखिए फार्मूला था ना एम आई बाई आई समेसन। यहाँ पे एम आई की जगह पे कौन काम करेगा, डीएम। डीएम कौन सा, डीएम इस डिस्क का मास, राइट? और उसका कौन सा कोऑर्डिनेट, और डिवाइडेड बाय डीएम। एग्री? हाँ, बस 5 मिनट और, नेक्स्ट क्लास से बोलिएगा। जितना देर में उन लोग को बुला के समझाएंगे उतना देर में सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। यहाँ देखिए, देखिए स्टूडेंट, वो जो जोन है ना, यहाँ मेरा सिर्फ ए जोन है जो कि मैं कांस्टेंट रखता हूँ। बाकी यहाँ के बाद आप लोग का जोन है, ये चारों एसी का कमांड आप लोग का है। आप लोग चाहेंगे तो ऑन रहेगा, नहीं चाहेंगे तो ऑफ रहेगा। और ऑफ रहेगा तो सबसे खुशी मुझे होगा, बिजली बिल बचेगा। यहाँ लिखिए कितना हो जाएगा। आपको यकीन नहीं है कि अगर एक दो ऐसी बंद रहता तो मैं अंदर से कितना खुश होते रहता हूँ। कितना लिखे बोलिए, आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई रो। ये तो आपने सिर्फ मास के बदले लिखा, किसके बदले, डीएम के बदले। लास्ट में बाई भी तो लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई बोलिए पाई आर स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई रो। और वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, वाई। तो लिमिट भी तो बाई का ही लेंगे। अब बाई का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल आर, 0 से बाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट कितना, 0, और यहाँ पे बाई का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, आर रहेगा। एग्री? 0 से आर, यहाँ भी 0 से जो भी कांस्टेंट है, आपको लगता है कि ये और ये कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर लीजिए। बट एक मिनट, आप लोग बनाने का तरीका तो सीख लिए। अब समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है बाई इक्वल टू बाई नॉट इंटू वाई, राइट? तो बनाने का तरीका अलग रहेगा या सेम तरीका रहेगा? तो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेशन। एग्री? यहाँ पे मेरा रो कांस्टेंट है, समटाइम्स रो वेरिएबल भी हो सकता है। एग्री? चलिए, अब इंटीग्रेशन आप लोग से हो पाएगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोग से पूछा था, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाने वाला हूँ प्योर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। और आप लोगों से कुछ लोग बोले भी थे कि मुझे रिक्वायर्ड है, बट वो क्लास आपका लगेगा 9:15 रात में, और 2-3 क्लास में ख़त्म कर देंगे सर। मैं सर से बात कर लिया हूँ। उस ओल्ड बैच को नहीं ज्वाइन करना है आप लोग, तो मैं सिखा चुका ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, कितना और सीखिएगा। ये न्यू बच्चे जो आए हैं, तो मुझे नहीं पता है कि इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कितना कमांड है।
तो उनके लिए मैं अलग से एक 3 क्लास एक्स्ट्रा देने वाला हूँ, जिसमें प्योर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, जिससे मुझे हेल्प हो जाएगा। चलिए, क्या क्या कैंसिल हो गया स्टूडेंट? और ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या रहेगा? r² बाई dy ऊपर में, राइट। और फिर क्या रहेगा? y² बाई क्यू dy लिख सकते हैं सर? क्या प्रॉब्लम है? इस ब्रैकेट को बाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, बाई और dy से मल्टीप्लाई करने के बाद यही तो नजर आएगा, r² बाई dy, फिर बाई क्यू dy। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से r। यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक? और डिवाइडेड बाई कितना? r² dy माइनस y² dy। कहाँ से कहाँ तक? 0 से r। और यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक? r²। इसमें बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि r क्या है? कांस्टेंट। इंटीग्रेट कीजिए, इतना इंटीग्रेशन आपको पता है, और लिमिट पुट कीजिए और आंसर बताइए। कितना है आंसर? वेरी गुड। बिलीव ऑन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस। जब कैलकुलेशन सही की तो आंसर सही आएगा। इसका मतलब है कि कैलकुलेट करने के बाद, पूरा कट कुट करने के बाद, बाई सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? ये आज के बाद शॉर्ट नोट्स में रहेगा, 3r/8। ये तो बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, इतना तो पक्का पढ़े होंगे लास्ट बेंच। इस टाइप का इंटीग्रेशन सिखाया गया है, हाँ या ना? डरने की बात नहीं है। नहीं? क्या नाम है? हाँ, सोहिनी। ए इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है? कैसे काम चलेगा सर? अभी तक तो काम चल ही रहा था। कौन सा स्कूल? तो बिना इंटीग्रेशन किए हुए, अब माइंड मत कीजिएगा आप, ये आपको नहीं बोल रहा हूँ, बिना इंटीग्रेशन सिखाए हुए पूरा फिजिक्स कैसे 11th का पढ़ा दिए वो लोग? पूरा 11th का फिजिक्स बिना इस इंटीग्रेशन को कैसे वो लोग कवर कर लिए? हाउ इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? जो मैथ का क्लास देंगे उसको बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप तो समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सर कुछ पढ़ा रहे हैं, बट आप कहाँ पे जाके स्टक हो जा रहे हो? जहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ रहा है, इसका मतलब आपका फिजिक्स वीक नहीं है, मैथमेटिक्स वीक है, राइट? देखिए, आज का क्लास इतना ही। एक्चुअल फैक्ट इज दैट इस बात को रिकॉर्ड होने का कोई मतलब नहीं है जो मैं बोलने वाला हूँ।